सबसे पहले आपको मेरा सप्रेम देवी नमस्कार, गुड इवनिंग। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं बर्थ एनिवर्सरी पूरे दुनिया में गांव की ग्राम पंचायत से लेकर के देश के सबसे बड़ी पंचायत संसद और विश्व की सबसे बड़ी पंचायत यूनाइटेड नेशन, उसमें भी बहुत ही जोश के साथ मनाई गई। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा है कि आज जो भी कुछ हूँ मात्र बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, क्योंकि मैं एक अति पिछड़ा समाज से आता हूँ। हमारे भारतीय समाज व्यवस्था में ऐसे लोगों को हाशिए पे डाल दिया गया था। आज जो मैं देश के लिए कर पा रहा हूँ, आप मानते हैं मोदी जी के कार्यकाल में देश थोड़ा आगे जा रहा है? अगर जा रहा है तो मोदी जी का कहना है कि अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उनकी बदौलत मुझे ये मौका मिला है, नहीं तो मैं कहीं का नहीं होता समाज व्यवस्था में। क्योंकि मेरी समाज की जो जनसंख्या है वो बस आधा प्रतिशत से भी ज़्यादा नहीं है, मगर मौका मिला। मैंने देश के लिए पूरी ताकत लगा कर काम कर रहा हूँ। अम्बेडकर जी का सपना था देश के बारे में कि एक स्ट्रांग नेशन, इंक्लूसिव नेशन बनना चाहिए, क्योंकि देश की पोटेंशियल है, देश के अंदर वो इंटेलिजेंस है। देश पहले से सॉफ्ट पावर रह चुका है, पहले भी सोने की चिड़िया रह चुका है, और मैं पूरी ताकत के साथ ये करने के लिए लगा हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो विजन है सभी समाज के लेकर के, वो हम प्रत्यक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत देश की अर्थव्यवस्था में, भारत देश की समाज व्यवस्था में, भारत देश की राजनीतिक व्यवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को क्यों पता नहीं, मगर आज तक पूरी तरह से अनदेखा किया गया। उनका कहना है, हम तो पढ़ते हैं, मगर एक बहुत बड़े व्यक्ति के मुख से अगर निकला तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस अलग होता है। उनका कहना यह है कि आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान बहुत ही जबरदस्त तरीके से रहा है। उनका प्रॉब्लम ऑफ ड्यूटी नाम का जो ग्रंथ है, उन्हीं ग्रंथ के माध्यम से जो आइडिया आई, उसके माध्यम से आरबीआई का निर्माण हुआ। फिनांस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, कैग, उसके साथ हिंदू कोड बिल, आज जो हमारी यहाँ पे लेडीज फ्रेंड्स बैठी हुई है, उनके अधिकारों के लिए मोदी जी का कहना है अम्बेडकर जी ने अपने मंत्री पद तक को लात मार दी। जमाना ये है कि मंत्री पद के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, और अम्बेडकर जी इस देश के सभी महिलाओं के लिए अपने मंत्री पद तक को दांव पे लगा। और उसका इफेक्ट ये हुआ कि एक इतना बड़ा मंत्री जिन्होंने संविधान को ड्राफ्ट किया है, वो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रहा है और अपना राजीनामा तक दे रहा है। तो नेहरू सरकार के ऊपर एक लांछन आने जैसी स्थिति हो गई, ये तो प्रतिगामी सरकार बन रही है। तो इससे बचने के लिए तत्कालीन कुछ ही समय के अंदर महिलाओं के उद्धार के लिए जो हिंदू कोड बिल था, उसको धीरे धीरे तरीके से लागू किया गया। इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की जो जल नीति है, मैं मेरे कुछ भी नहीं कह रहा, बट मोदी हैज सेड टुडे इन नागपुर, ओनली आई एम सेइंग दैट भारत की जो जल नीति है, साथ ही साथ नदी जोड़ो अभियान जो है, ये सभी अम्बेडकर जी के बताए रास्ते पे आज तक हमने क्यों नहीं चला है? अगर ये चले होते तो शायद हम बहुत आगे जाते। उनका कहना है कि अम्बेडकर जी का इकोनॉमिक्स के प्रति योगदान हमने क्यों अनदेखा कर दिया, क्योंकि अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन इकोनॉमिक्स में विदेश से पीएचडी प्राप्त करके एक बहुत बेहतरीन तरीके का उस वक्त का जो अर्थशास्त्री है मिस्टर प्रोफेसर केनन, उसके साथ डिबेट किया हुआ व्यक्ति, उसके इकोनॉमिक योगदान को हमारे देश ने क्यों नकारा? चाहे जो भी हो, मोदी कहते हैं कि उनके योगदान को कम से कम अब नहीं नकारना जाना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, देश को बहुत बेहतरीन बनाना है। तो जो भी हमारे देश के अंदर बेहतरीन पर्सनालिटीज़ हुई है राष्ट्र के लिए सोचने वाली, उनके विचारों को साथ लेकर के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है, उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्र के सामने जितनी समस्याएं हैं, मोदी जी कहते हैं कि उनका सोल्यूशन अम्बेडकर के विचारों में है, इसके लिए अब उनकी तरफ देखने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन, अभी आप लाइव भाषण है, आप देख लेना, उनकी जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, वो कहती है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसको अगर पूरा करना अम्बेडकर जी के लिए श्रद्धांजलि है, क्योंकि उन्होंने 3 लोगों के लिए पूरी जिंदगी भर संघर्ष किया। एक महिला, नंबर 2 माइनॉरिटी, और नंबर 3 डिप्राइव्ड क्लासेस ऑफ एनी सेक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड।
क्योंकि उन्हीं के बाद में ये जो प्रोटेक्टिव मेजरमेंट जो आए, अफर्मेटिव एक्शन से पूरे दुनिया में शुरू हुए। इसलिए साथियों, उनका भी कहना है कि आज दुनिया के सामने ये जो नई हमारी जीवन शैली है, उसके माध्यम से जो प्रश्न आए हैं, वो प्रश्न है आतंकवाद का प्रश्न है, वो प्रश्न है नक्सलवाद का प्रश्न है, गरीबी का है, बेरोजगारी का है। कुछ लोगों के हाथ में धन का बहुत बड़ा एक एक्यूमुलेशन हो रहा है, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से जो भयानक तरीके के प्रश्न तैयार हो रहे हैं, पूरी वैश्विक शांतता, पीसफुलनेस डिस्टर्ब हो रहा है। यूनाइटेड नेशन जो विश्व की सबसे बड़ी पंचायत है, उसकी मुखिया कहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में इसका सोल्यूशन है। और तो और आश्चर्य की बात मैं जब उनका नाम लूँगा तो आपको लगेगा कि उनका भी नाम मैं ऐसे कैसे ले रहा हूँ, क्योंकि वो संगठन देश का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। चाहे वो राजनीतिक है या कल्चरल है, तो मुझे कंफ्यूजन होता है, चाहे जो भी हो, मगर उनके मुखिया बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है आज के ज़माने में, प्रधानमंत्री का भी कंट्रोल उनके हाथ में है। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का जो डिबेट चल रहा है, कि डेवलपमेंट हुआ तो एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा, अगर एनवायरनमेंट को बचाना है तो डेवलपमेंट को स्टॉप करो। दोनों में से एक ही होगा, मगर ऐसे नहीं चलेगा। अगर दोनों को साथ में लेकर के जाना है तो अम्बेडकर की फिलॉसफी में जो सबसे बड़ा शब्द है हार्मनी। हार्मनी का मतलब है सभी को साथ में लेकर के समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये एटीट्यूड अगर हमने डेवलप किया हमारे राजनेताओं में, नीति निर्माणकर्ताओं में, तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट के साथ साथ हम इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट कर सकते। तो साथियों, साथ ही साथ पूरे विश्व की जितनी भी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं भी देख रहा था कि लगभग 100 यूनिवर्सिटीज़ में कार्यक्रम अरेंज किया गया है भारत छोड़ करके। उसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटीज़ है, उसके बाद जर्मनी की यूनिवर्सिटी, लगभग 100 यूनिवर्सिटीज़ में कार्यक्रम। और उन सभी संगोष्ठियों का एक ही सार है कि अम्बेडकर जी का विचार पूरी तरह से दुर्लक्षित रह चुका है, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये विश्व बहुत सारे प्रश्नों से ग्रसित हुआ है। किसी के विचार से अगर कोई सोल्यूशन मिले तो निश्चित रूप से हमें देखने की जरूरत है। मेरा सब ये तो मैं खाली बैकग्राउंड बताया हूँ, बस अभी 2-3 मिनट में खत्म करूँगा। अभी बात ये आती है कि ये सभी लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या है अम्बेडकर जी के अंदर, क्या सोल्यूशन है उनके अंदर। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो क्रिटिकल एनालिसिस करने का जो आदत है तो नहीं छोड़नी चाहिए, तो किसी को बख्शना नहीं चाहिए। और तो और अम्बेडकर जी सबके क्रिटिकल एनालिसिस करते थे। अगर इन सभी लोगों ने ये बोला है कि अम्बेडकर जी के विचारों में व्यक्ति से लेकर के विश्व के प्रश्नों का आंसर मिलता है, इसलिए उनको पढ़ो, इसलिए उनके विचार को जानो, तो हम देखेंगे कि अम्बेडकर जी का जीवन दर्शन है क्या उस दर्शन में इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। अगर मिलता है तो उसको स्वीकारना जरूरी है, अगर नहीं मिलता है तो आप देख लें। तो साथियों, अम्बेडकर जी की तरफ जब हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है, एक इस तरह का व्यक्ति जिसको पढ़ने लिखने का किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं, उसका समाज आउटकास्ट है, उसका कोई ह्यूमन नाम का कोई उसको अस्तित्व ही नहीं है, एक तो दूसरों ने भी नहीं दिया, और उस स्थिति में वो खुद ही भूल गया कि हम ह्यूमन हैं। वहाँ से उठने वाला व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में एमए, पीएचडी, डीएससी, भारत का सभी, तो मतलब किस तरह का ये आश्चर्यकारक एक प्रकार से प्रवास है उनका एक ज्ञान के क्षेत्र में। और दूसरी तरफ मैं जब देखता हूँ तो अम्बेडकर जी, उन्होंने जितना भी सोशल वर्क किया, राजनीतिक कार्य किया, उन सभी कार्यों का अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें तो अम्बेडकर जी ने राजनीतिक कार्य करते वक्त कभी भी राजनीतिक ऑफिसेस का अपने व्यक्तिगत लाइवलीहुड के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप अभी नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि आज अभी जो बोलेगा कि नहीं नहीं हमें देश बदलना है, जैसे ही पावर हाथ में आ जाएगा वो करप्ट हो रहा है। तो जो थ्योरी जो पहले से दी हुई है वो हर बार सत्य हो रही है। अब मुद्दा ये है कि अम्बेडकर जी ने अपनी लाइफ कैसी जी थी, क्या इसके ऊपर हम भारत के तरुण युवा देखेंगे कि नहीं देखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीते जी किताबों के लिए एक महल बनाया था। 50,000 से ज़्यादा किताब उनके उस महल में थे। अभी भी बम्बई में राजगृह नाम का महल है, अभी कभी अगर आपको जाने का होगा
वो जब वो सोशल वर्क कर रहे थे, कई पत्रिकाएं निकाल रहे थे, उस वक्त राजनीति में भी थे, उस वक्त वो वकीली करते थे। He was a barrister and he was practicing that in Bombay High Court as well as in Supreme Court दिल्ली। यहाँ तक कि जब वो केंद्रीय कानून मंत्री थे तो उस वक्त भी जो अपनी लाइवलीहुड के लिए जो कानून के सम्मत जो काम कर सकते थे वो उन्होंने वहाँ पे किया, राइटिंग करते थे। उनकी कम से कम 25 से ज़्यादा किताबें प्रसिद्ध हो चुकी है और वो उनकी किताब की जो भाषा है, तो मुझे लगता है कि अगर हमने वो देख ली तो यूपीएससी क्या डिमांड चाहती है तो वो सब के सब नहीं मिलता। तो मैं बोल रहा था इथिकल वैल्यूज़ उनके पर्सनल लाइफ में उन्होंने इस तरह से इनकलकेट किए थे कि वो आज का सबसे बड़ा क्राइसिस हो चुका है। इसलिए साथियों, ये जो सभी प्रश्न तैयार हुए हैं, हर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि प्रश्न है दुनिया में, व्यक्ति के अंदर प्रश्न है, व्यक्ति खुश नहीं है, वो अंदर से टूट चुका है। किसी के पास पैसा है तो मानसिक शांतता नहीं है, किसी के पास मानसिक शांतता थोड़ी सी है तो उसके लिए जीने के लिए पैसा नहीं है। फैमिली, पेरेंट्स, सब हर कोई मानसिक तहा तो दुखी है, नहीं तो इकोनॉमिक वजह से तो दुखी है। जब हम नेशन की तरफ जाएंगे तो नेशन में भी ऐसा ही डिबेट चल रहा है कि कई लोग राष्ट्रवाद के नाम पे या फिर और किसी चीज़ के नाम पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम देखें तो फिर स्टेट का जो इशू है, नॉन स्टेट एक्टर्स का जो इशू है, तो ये सभी के सभी इश्यूज अगर एक लाइन में हम देखें तो दो चीज़ों से उत्पन्न होते हैं। नंबर एक इथिकल वैल्यूज़ और नंबर दो स्किलफुल वैल्यूज़। इथिकल वैल्यूज़ का मतलब यही अभी कुछ मिनट पहले हमारे भाइयों ने जो ये वंदना यहाँ पे बोली थी, ये वंदना है क्या? उन्होंने बोला कि मैं पहले बोला बुद्धं शरणं गच्छामि, मतलब क्या? बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। मैं इंटेलिजेंस को अनुसरण करता हूँ, बाकी कुछ नहीं है उसमें, कोई व्यक्ति नहीं है बुद्ध। बुद्ध कोई भी बन सकता है जो बुद्धि के आधार पे जीने की कसम खाता है कि मैं जो भी करूँगा बुद्धि के आधार पे करूँगा, वही बुद्ध है। धम्म, उन्होंने बोला कि मैं धम्म को अनुसरण करता हूँ, तो धम्म क्या है? कि वही इथिकल वैल्यूज और का स्किलफुल वैल्यूज। स्किलफुल वैल्यूज का मतलब यह है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इस ये जो स्किल्स है उसके ऊपर कमांड लाए। और दूसरा इथिकल वैल्यूज का मतलब यह है कि पंचशील, मतलब मैं ये चोरी नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, है ना। इस तरह की जो वैल्यूज है, जो इसको हम मॉरल वैल्यूज कहते हैं, सब इथिक्स ही है। ये दोनों वैल्यूज का अपने अंदर इनकलकेट करना, ये उनके इन्हीं वैल्यूज की वजह से हमारे अंदर सभी प्रश्न तैयार हुए। और ये जो धम्म को अनुसरण करने का मतलब ये है कि मैं मेरे जिंदगी में इथिकल वैल्यूज का पूरी ताकत के साथ पालन करूँगा और दूसरी स्किलफुल वैल्यूज का मैं ताकत के साथ पालन करूँगा। और बाबा साहब अम्बेडकर को तीसरा जो है संगम शरणं गच्छामि। संघ क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये आया हुआ है, आधुनिक जो कल्चर ने हमें बताया कि व्यक्ति अकेला है, व्यक्ति कोई समाज का भाग नहीं है। इस वजह से वो इतना एलिनेट हो चुका है कि समाज उसका माँ बाप तक को भूल चुका है। उसको पता ही नहीं है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि ये इन्वायरमेंट के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्वायरमेंट अगर खत्म हो गया तो फिर वो खत्म हो जाएगा। हर एक के प्रति उसकी रिस्पॉन्स, जिस देश में रहता है उस देश ने उसको पला बढ़ा दिया है। समाज में रहता है, समाज ने उसको कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ दी है, तो सब कुछ भूल चुका है। कारण ये कि नई फिलॉसफी उसका जन्म हुआ कि व्यक्ति अकेला होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए इतना स्वार्थी बन चुका व्यक्ति कि ये बाकी जो पैरेंटर्स है, माँ बाप का कुछ कर्तव्य है, माँ बाप ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, किसी को हम नहीं, सबको भूल दिया। इसलिए वो संगम शरणं गच्छामि। संगम शरणं गच्छामि का मतलब यह है कि हम जो भी है हर संघ से है। समाज के अंदर जो संघ है, संघ लोगों का संघ, उसने हमें कुछ दे दिया है, उससे हमने कुछ सीखा है, तो उसको हमें रिटर्न करने की जरूरत है। देश है एक संघ, लोगों का संघ, उसको भी रिटर्न करने की जरूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बताता है संघ। तो साथियों, लास्ट में अगर हम देखें तो बाबा साहब के अंदर ये सभी चीज़ें पूरी ताकत के साथ हमें मिलती है। ये जो MA, PhD, DSc, बार ये चीज़ें जो है, ये पूरी स्किलफुल वैल्यूज पूरी ज़िंदगी में वो डेवलप करते हैं। आज ही पेपर में आया हुआ है कि इंग्लैंड में रहते हुए वो जर्मन सीखने के लिए उन्होंने एक लेटर भेजा था, एक रिक्वेस्ट लेटर जर्मनी की यूनिवर्सिटी को। तो वो पेपर में पब्लिश हुआ है कि अम्बेडकर जी को
जर्मन कितनी बेहतरीन तरीके से आती थी। पेपर वाला लिखता है कि उसमें एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, और टू द पॉइंट यूपीएससी कहती है कि क्लोज टू द पॉइंट लिखना चाहिए। और वो आज का पेपर कहता है कि अम्बेडकर जी क्या उनके ऊपर कैसा उन्होंने वो सीखा होगा कि ऐसा लगता है कि वो जर्मनी में पले बड़े हैं। अगर आपको सच नहीं लग रहा है तो आप अभी गूगल करके देख सकते हैं। तो स्किलफुल वैल्यूज होते क्या है, यही तो होता है, स्किल डेवलप करो। एक अब दूसरी चीज़ है, ये उन्होंने उनके वक्तव्य के बारे में ये बोला जाता है संविधान सभा में कि ये बोल के मैं खत्म कर दूंगा। संविधान सभा में एक जब उनका भाषण शुरू होता था तो इस तरह से माहौल बनता था कि पूरी की पूरी संविधान सभा उनकी वैचारिक मतभेदों को छोड़ करके भी पूरी ताकत के साथ वहाँ पे बैठती थी। आज ही पेपर में आया हिंदू में कि जब डिबेट चल रहा था काऊ के ऊपर, तो काऊ के ऊपर डिबेट चल रहा था, पहले ड्राफ्ट में अम्बेडकर जी ने बोला कि ये काऊ वगैरह जो चीज़ें हैं नहीं लानी चाहिए, उन्होंने उसके बगैर ड्राफ्ट पब्लिश किया। मगर कुछ लोगों ने बहुत बड़ा आक्षेप किया तो सेकंड ड्राफ्ट में उन्होंने उसको डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल में काऊ की प्रोटेक्शन को ताक दिया। और जैसे ही वो फिर डिबेट के लिए आ गया मुद्दा, तो बाकी लोगों ने बोला, जो भी काऊ प्रोटेक्शन वाले थे, तो उन लोगों ने बोला कि भाई आपने तो अनटचेबिलिटी के संदर्भ में जो आर्टिकल 17 बनाया है उसको तो आपने लगभग फंडामेंटल राइट जैसा अधिकार भी दिया है। तो हमें जो काऊ को मानने वाले हम लोग हैं ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी फंडामेंटल राइट दे दीजिए। तो सभी लोग परेशान, अब क्या क्या किया है अम्बेडकर जी ने कैसे डेवलप किए थे। और उस आंसर के बाद जो एलिगेशन लेने वाला व्यक्ति उन्होंने आंसर ये दिया कि भाई अनटचेबल ह्यूमंस है, फंडामेंटल राइट्स ह्यूमंस को, काऊ को नहीं। तो सभी संविधान सभा पूरी तरह से वहाँ पे क्लैपिंग करने लगे कि इतना भयानक मुद्दा इस तरह से सुलझाया है। तो साथियों, ये स्किलफुल वैल्यूज आज हमारी डिमांड है। आज हमें जॉब की ज़रूरत है, बाकी सभी चीज़ों की स्किलफुल वैल्यूज़ की ज़रूरत है, और अम्बेडकर जी स्किलफुल वैल्यूज़ का जीता जागता नमूना है। और इथिकल वैल्यूज़ की हमें आज ज़रूरत है, क्योंकि सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इथिकल क्राइसिस ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदार की भूमिका निभा रहा है। हमें अगर हमारे पर्सनल लाइफ के साथ साथ पूरे विश्व में भी बेहतरीन समाज का निर्माण करना है तो हमें इथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करने के बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है। साथियों, इसीलिए शायद आज गांव से लेकर के यूनाइटेड नेशन की प्रमुख तक बोल रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन दर्शन में ये सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा जो लंबा चौड़ा भाषण है